सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2012 के पेपर को लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आपको 2012 के पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का कंप्लीट यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। इसका मतलब क्या हुआ? लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी कि बच्चों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की लर्निंग डिसएबिलिटी आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप क्लास में होते हैं जो अच्छे से सीखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे भी होते हैं जो आसानी से नहीं सीख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? सीखने संबंधी निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है ये स्पेशली उन्हीं बच्चों में पाया जाता है जिनके जो माता पिता होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ भी यही समस्या होती है, यानी कि उनके अंदर भी ये अधिगम निर्योग्यताएं रही होंगी, इस वजह से बच्चे के अंदर भी यही चीजें आ गई हैं। फिर है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में सीखने संबंधी निर्योग्यताएं पाई जाती हैं। फिर है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो यहाँ पर तो तुलना कर दी गई है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। फिर है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि सीखने का शहर और गांव से कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा कहीं भी रह के सीख सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है ये उन्हीं बच्चों में पाया जाता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी उन्हीं बच्चों में होती है जिनके पैटर्नल रिलेटिव्स या ये कहें कि जिनके पैतृक अभिभावक भी इस प्रकार की समस्या से यानी कि पिताजी बाबा गुजर चुके होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बच्चा, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, एक चाइल्ड की, डैश से ग्रस्त है, वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर ही नहीं समझ पाता है। यहाँ पर वह बच्चा किससे ग्रसित है? तो यहाँ पर आप देखिए ऐसा बच्चा, यानी कि वो सा को अगर वॉज पढ़ रहा है, इसका मतलब उसे पढ़ने में क्या है? प्रॉब्लम है। तो अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेट टू टेक प्लेस। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्रियान्वयन यानी कि रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, फिर है प्रतिक्रिया चयन रिस्पॉन्स सिलेक्शन, फिर है पूर्व प्रक्रमण प्री प्रोसेसिंग, फिर है श्रेणीकरण कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पर जब हम किसी सूचना की प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि किसी सूचना की प्रोसेसिंग का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से चिंतन के किन चरणों पर निर्भर करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है वो चिंतन के किन चरणों पर आधारित है। तो सूचना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल यानी कि इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद हमें किसी भी चीज पर क्या करना है? चिंतन करना। सबसे पहले यहाँ पर आएगा पूर्व प्रक्रमण यानी कि प्री प्रोसेसिंग। किसी भी घटना के लिए या किसी भी चीज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पूर्व प्रक्रमण यानी कि प्री प्रोसेसिंग करनी होगी। फिर हमें कैटेगराइजेशन करना होगा यानी कि श्रेणीकरण करना होगा। फिर उसके बाद हमें प्रतिक्रिया चयन करना होगा। प्रतिक्रिया चयन करने के बाद फिर हमें प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आएगा ग। तो ग किसमें किसमें है? 2 और 4 में है। फिर उसके बाद आएगा घ। तो घ आप देखिए इसमें आ गया, फिर ख आएगा और फिर क आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चरण होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वयं स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि अपना कोई भी डिसीजन वो इंडिपेंडेंट होकर के ले पाते हैं। ठीक है, कोई भी निर्णय वो ले पाते हैं, यानी कि इतना उनके अंदर हुनर होता है कि वो अपने कोई भी निर्णय खुद से ले पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है पार्शियल री की, आंशिक पुनर्बलन देना। जैसे किसी काम को करने के बाद बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो कोई सवाल लगा के दिखाया आपको, या कोई भी काम अच्छा किया तो आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो शाबाश बोल रहे हैं। तो इस तरीके से
यहाँ पर बात हो रही है आंशिक पुनर्बलन की। बच्चे को अगर आप आंशिक पुनर्बलन दे रहे हैं तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो यहाँ पर एनिमल्स को हम कितना भी अभिप्रेरणा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। फिर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्लास में ही तो हम बच्चों को शाबाश बहुत अच्छे बोलते हैं जब वो कोई काम करते हैं। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बचा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, बच्चों को आप हमेशा मोटिवेट करते रहोगे, आप हमेशा उनको बहुत अच्छा शाबाश बोलते रहोगे, तो लगातार अगर आप ये बच्चों को मिलता रहेगा तो वो इसके यूज्ड टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। लेकिन जब आंशिक रूप से मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, तो बच्चे उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं तो उन बच्चों में क्या होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया अभी आपने देखा पठन विकार है, डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चों को गणित विषय में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर 1 जो है डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं उनमें डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है, लिखने से संबंधित शारीरिक अक्षमता है, याद रखिएगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है, और ये एक लिखने संबंधी विकार है जिसमें बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होने की वजह से इसमें उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो जो किशोर होते हैं, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है किशोरावस्था की, इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव होते हैं, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या आत्म सिद्धि का भाव। तो दोस्तों इनके अंदर दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, हमेशा ये चीज उनके अंदर होती है, यानी कि एंजाइटी एंड कॉन्सर्न अबाउट देमसेल्फ। क्योंकि ये जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं, ना तो ये बहुत छोटे होते हैं और ना, यानी कि छोटे का मतलब ना तो ये बाल्यावस्था में रह जाते हैं और ना तो ये प्रौढ़ावस्था में आते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये हमेशा अपने लिए हमेशा क्या होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी शारीरिक बनावट को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, अपने कपड़ों को लेकर के, हर चीज को लेकर के वो बहुत सोचते हैं। समाज उनके बारे में कैसा सोचता होगा, उनसे कोई गलती ना हो जाए, इस तरीके की बातें वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंजाइटी एंड कॉन्सर्न अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है आप सभी को पता है, इसको हम कहते हैं अ फाइन मोटर स्किल। तो फुदकना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना, तो लिखने को हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब क्या होता है कि लिखने में केवल हमारा हाथ चलता है, ठीक है, केवल हाथ की उंगलियां चल रही हैं। तो इस तरीके से हम गतिक कौशल तो हो रहा है, हाथ तो चल रहा है, लेकिन बहुत ही केवल और केवल हमारा हाथ ही इसमें यूज हो रहा है और कुछ नहीं यूज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की थियरी इम्प्लाइज सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दैत्य कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। दोस्तों जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो कहता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, एक दूसरे के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और ये इनके सिद्धांत में कहा गया है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद भूलकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर कार्य करता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सक्रिय रूप से करता है। तो बच्चे आपसी मतभेद को भुला करके जब टीम वर्क करते हैं तो सब एक टीम में रह करके अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है, वाक्य, रूपीम, स्वनिम या फिर संकेत प्रयोग विज्ञान। तो दोस्तों भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई हम कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहते हैं स्वनिम को, यानी कि फोनिम को।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए IQ जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि IQ उसका कितना है 75 है, और उसकी जो वास्तविक आयु है 16 वर्ष वो दी हुई है। वास्तविक आयु 16 वर्ष दी हुई है, मानसिक आयु नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और यहाँ पर 100 गुणे 100, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 16 है वो इधर जाएगा इस तरीके से, तो ये 75 गुणे 16 और ये 100 जब इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये बराबर x के हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए अब इसको आसानी से 25 से हम कट कर देंगे, तो 25 चौक के 100, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, और फिर 4 से 16 को काट देंगे तो ये 4 चौक 16 और 3 चौक के 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए 12 जो उसकी मानसिक आयु वो कितनी हो गई 12 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो IQ स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस, पूर्ण उच्च मध्यम या कम से कम। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो बुद्धि लब्धांक होता है, जो IQ स्कोर होता है वो सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे उच्च रूप से, यानी कि हाईली, ठीक है, हाईली कोरिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस। और IQ कैसे निकालते हैं ये तो अभी आपने देखा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल तथा कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यह सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करती है। यानी कि जब व्यक्ति ने कोई काम ठाना और उसको उसने अच्छे से किया, तो इस तरीके से जब वो काम अच्छे से हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या मिलेगी संतुष्टि मिलेगी, और वो फिर से कोई काम और सीखने के लिए क्या होगा तत्पर होगा। ठीक है, तो फ्रेडरसन ने भी कहा है, फ्रेडरसन उनका मत है कि अच्छा सीखना प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रेरणा जितनी प्रभावी होगी अभिप्रेरित व्यक्ति उतना ही बेहतर सीखेगा। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। उन्होंने क्या कहा है? विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। तो ये यहाँ पर इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सभी क्या है बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारे IQ से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। बाकी के बाकी सभी क्या है बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि जो बुद्धि है, बुद्धि के कई रूप होते हैं और एक ही विषय को विभिन्न तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और क्योंकि जो बुद्धि है उसके इन्होंने कई सारे डायमेंशन बताए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि 2 जुड़वा भाई हैं, एक को बहुत धनी घर ने अडॉप्ट कर लिया है और एक को बहुत ही गरीब घर ने अडॉप्ट किया है। तो दोनों की सोच में क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा, यहाँ पर हम देखेंगे। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले बच्चे की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो किस पर निर्भर करती है? बुद्धि प्रायः बालकों की आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्यावरण पर इसका कम असर देखा जाता है, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं वो उनके माता पिता, उनके जीन्स पर निर्भर करता है कि बच्चे कितने होशियार होंगे। ठीक है, बाकी आसपास का जो पर्यावरण है वो भी योगदान करता है, लेकिन उतना अधिक योगदान नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्तर पर गरीब और अमीर से उनकी बुद्धि में बहुत अंतर नहीं होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं या विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब हम सीखने के लिए आकलन करेंगे बच्चों का, तो हम उनकी अधिगम शैलियों पर ध्यान देंगे कि वो बच्चे, कौन सा बच्चा किस तरीके के, किस लर्निंग स्टाइल से सीख रहा है, किस तरीके से सिखाने पर सीख रहा है, और कौन से बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटी है, उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, उसको कौन से विषय सबसे अच्छे से आते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि उन गलतियों को हमें सुधारना है। तो सीखने के लिए आकलन ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं, ये जो है ये आकलन इसका ध्यान नहीं रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो आवश्यकताएं हैं विद्यार्थियों की क्षमताओं और अधिगम शैलियों से ही झलक जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि या परीक्षण करने की प्रवृत्ति। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, यानी कि कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड को कोई भी सशक्त विद्यालय देखेगा कि वो जो शिक्षक है वो दूसरों की अपेक्षा कितना बेहतर तरीके से बच्चों को और अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा। ये सब चीजें विद्यालय के लोग नोटिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह राधिका को उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उन्होंने राधिका से प्रश्न पूछा था, तो राधिका से प्रश्न पूछते समय जब वो नहीं कुछ बोल पाई, तो उन्होंने अपने प्रश्न में कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन जब उन्होंने मोहन से प्रश्न पूछा, जब वो उत्तर नहीं दे पा रहा था सही से, तो उन्होंने उस क्वेश्चन के कुछ शब्दों को बदल दिया। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी कि यहाँ पर देखिए, मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बेस्ड बिहेवियर्स बाय टीचर्स, यानी कि टीचरों को इन व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना चाहिए, और जब उनको इनका संज्ञान होगा, इसके बारे में ज्ञान होगा, तो वो भेदभाव नहीं होने देंगे कक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संगीत प्रतियोगिता में मेनली लड़कियां ही भाग लेती हैं, और यहाँ पर अगर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन अधिक किया जाएगा, तो इस तरीके से भी लिंग भेदभाव क्या होगा, समाप्त ही होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को भी गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को 5 रुपए रोज देना ताकि वो स्कूल आए, आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने की कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाना, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन बच्चों को घरों से लेकर के आए। तो ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, आवासीय विद्यालय खोलना, ये सबसे अच्छा तरीका। बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण या अभिभावकों की भागीदारी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिभावकों की भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। तभी कोई काम क्या हो पाता, अच्छे से हो पाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर जो शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य है, वो व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी काम होता है शैक्षणिक क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार से, अगर कोई काम अच्छे से कोई निष्पादित कर रहा है या कोई भी अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, और हर व्यक्ति हर काम को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति कुछ काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम हो, उसको वही काम दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए।
तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों का फिल किया जाएगा। विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है, तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थी का और समावेशन का दोनों का होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो अंतर विषयी अनुदेशन में यही लाभ होता है कि जो बच्चे सीखे हुए, जो उनका सीखा हुआ ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको अलग अलग प्रकार से अपने जीवन में वो उसका उपयोग कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं और उसके बारे में समझा भी पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ये तो सही है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, या मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई काम कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ये गलत है। इससे बच्चों के अंदर प्रेशर आ जाएगा कि टीचर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है और हमें बहुत अच्छा करना है। तो इस तरीके से बच्चों से परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये गलत है, क्योंकि बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे और हम वहां पर उनको सिखाने के लिए ही तो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन होता है उनके अंदर। वो किसी भी काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, यानी कि दक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, विभेद नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को उन्हें सम्मान देना, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र? तो मेरा परिवार, बच्चा परिवार में से ही आया है, तो ऑप्शन 3 जो है मेरा परिवार, ये सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि माई फैमिली सबसे अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर है वो यही है कि अगर जो बच्चा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यही है कि, तो अगर बच्चे की गलतियां सुधर नहीं रही हैं या सुधारा नहीं जा रहा है या सुधारने के योग्य नहीं है, तो यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था है ये सब असफल मानी जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या कथन से संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह क्या है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद।